हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। हम स्टडी कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत बुक से। और आज हम स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है कंसेप्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इससे पहले मैं 2 चैप्टर आपको करवा चुकी हूँ। एक तो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। भी कौन कौन सी कमेटियाँ थी, क्या बैकग्राउंड था। आप प्लीज प्ले लिस्ट में जाके वो लेक्चर पहले देखिएगा और उसके बाद ये चैप्टर सुनिएगा। हम बात कर रहे हैं कंसेप्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भाई ये जो कंसेप्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो आया कहाँ से, किस मतलब ये किस चीज का नाम है, क्या भला है, ये कैसे कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन टर्म है वो डिराइव की गई है लैटिन वर्ड कॉन्स्टिट्यूटरे से। इसका मतलब है एस्टेब्लिश और सेटअप। क्या सेटअप करोगे, ऑब्वियस सी बात है, क्या स्टेब्लिश करोगे, कोई कानून। भाई किस चीज के तहत दुनियादारी चलनी है, देश चलना है, और कैसे हम किसी सिस्टम को गवर्न करेंगे। इन द प्रेजेंट सेंस द टर्म कॉन्स्टिट्यूशन रेफर टू अ सेट ऑफ द प्रिंसिपल, भी सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, जो स्पेसिफाई करते हैं ऑर्गेनाइजेशन, भी कैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन बनेगी, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन होंगी, वर्किंग कैसे करेगी गवर्नमेंट, काम कैसे करेगी, और रिलेशन कैसे रहेगा गवर्नमेंट का और लोगों का, ठीक है, उनके राइट्स का और ड्यूटी का। तो ये सब किसके थ्रू चलता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के संविधान के थ्रू चलता है। कॉन्स्टिट्यूशन वेरियसली डिस्क्राइब एज अ फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कहते हैं कि फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड, ठीक है भाई, यही एक मात्र लॉ है जिससे हमारे गवर्नमेंट चल रही, हमारे राइट बचे हुए, हमारा रिलेशन गवर्नमेंट के साथ क्या रहेगा, ये एक सिंगल प्रिंसिपल है हमारे देश के अंदर, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट, law of the state, basic law of the country, instrument of the government, rule of the state, basic structure of the polity, ग्राउंड नॉर्म्स ऑफ द कंट्री एंड सो ऑन। तो आप अलग अलग नामों से इसको बुला सकते हैं। क्या है, फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड बोल सकते हो, विश्व सुप्रीम लॉ बोल सकते हो किसी स्टेट का, बेसिक लॉ बोल सकते हो किसी कंट्री का, एक वेपन बोल सकते हो गवर्नमेंट के हाथ में, रूल्स बता सकते हो कि कैसे सरकार चलेगी, कैसे देश चलेगा, बेसिक स्ट्रक्चर क्या रहेगा किसी की राजनीति, किसी देश की राजनीति का। तो वो सारी चीजें आप इसको बोल सकते हो। Political scientists and the constitutional expert have defined the constitution in the following way। भी कई सारे लोग ऐसे हुए हैं, जैसे कहते हैं ना कि पीएचडी कर रखी है तुमने इसमें, तो मतलब कि अलग अलग सब्जेक्ट में लोग पीएचडी करते हैं और उन चीजों को स्टडी करते हैं, उनमें उनका कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करते हैं, उनमें कुछ फॉल्ट है वो देखते हैं, कुछ रिफॉर्म्स बताते हैं। तो इस तरह के जो लोग हैं, जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं या जो संविधान के ज्ञाता हैं, उन्होंने अलग अलग तरीके से संविधान है उसकी डेफिनेशन है वो बताई है। जैसे गिल क्राइस्ट ने क्या बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द रूल्स, भी एक ऐसी बॉडी है, रूल्स है, लॉ है, जो कि डिटरमाइन करता है कि गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन कैसे रहेगी, कैसे वो अपने पावर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अलग अलग ऑर्गन्स को। जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको समझाऊं कि सेंटर में पार्लियामेंट है, ठीक है, पार्लियामेंट ने फिर कैसे स्टेट की असेंबली को पावर दी, स्टेट की असेंबली ने कैसे पंचायत को पावर दी हुई है, पंचायत ने ऐसे कैसे मतलब नीचे मेंबर्स को, पंचों को पावर दी हुई है। तो इस तरह से कैसे पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। गेटल ने क्या कहा कि फंडामेंटल प्रिंसिपल दैट डिटरमाइन द फॉर्म ऑफ स्टेट आर कॉल्ड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। भी फॉर्म ऑफ स्टेट है, भी कैसे कोई स्टेट है, कोई कंट्री है वो रन करेगी। और इसके में मेथड आते हैं, दीज इंक्लूड द मेथड ऑफ विच द स्टेट इज ऑर्गेनाइज, भी कैसे स्टेट बना हुआ है, भी पूरा फेडरल है कि सेंट्रलाइज्ड है, कैसे उसने अपनी पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है, कुछ पावर सिर्फ अपने पास रखी हुई है। जैसे अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया ने जैसे करेंसी को लेके, सिक्योरिटी को लेके, तो आपको पता है ना संविधान की 3 लिस्ट है, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। इसमें पावर का डिवीजन किया हुआ है, सेंटर को अलग सब्जेक्ट मिले हैं, स्टेट को अलग सब्जेक्ट मिले हैं, उनके बारे में भी हम स्टडी करेंगे, भी किस तरीके से गवर्नमेंट है वो काम करेगी। वेरे ने क्या बोला है, वेरे भी एक पर्सन है, द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब द होल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री, भी किसी कंट्री का जो पूरा का पूरा सिस्टम है गवर्नमेंट का, भी रूल्स क्या है, कैसे वो एस्टेब्लिश हुए हैं, कैसे वो अपने लोगों को रेगुलेट कर रहे हैं, गवर्न कर रहे हैं, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन है।
वेडे और फिलिप्स ने क्या कहा, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक डॉक्यूमेंट है जिसमें स्पेशल लीगल सेंसिटी है, क्या कि भी कैसे आपका फ्रेमवर्क रहेगा, कौन कौन से सिद्धांत रहेंगे, कौन कौन से ऑर्गन रहेंगे गवर्नमेंट के, जैसे गवर्नमेंट के क्या कौन कौन से ऑर्गन आप बताओ। ये मान लो सरकार है, सरकार के पास सीबीआई, सरकार के पास ईडी है, इलेक्शन करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन है, ठीक है, कानून बनाने के लिए असेंबली है। तो ये सारे क्या है, ये सरकार के ऑर्गन है, ठीक है, क्या है, फाइनेंस कमीशन है, ये सारे सरकार के क्या है, ऑर्गन्स है एक हिसाब से। अब हम बात कर लेते हैं फंक्शंस की। ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्कॉलर है एक इलियट बुलमर, वेरी वेल डिफाइंड द फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भी क्या काम है, क्यों हमें संविधान बनाना पड़ेगा, ऐसे क्या काम है जो बिना संविधान के नहीं हो सकते। तो ये कह रहा है कि इट कैन डिक्लेयर एंड डिफाइन द बाउंड्रीज ऑफ द पॉलिटिकल कम्युनिटी। मतलब एक ऐसा ओबीसी बात है ना, जब कोई चीज का पता ही ना हो, किसी के बारे में कुछ लिखा पढ़ा ना गया हो, तो उसको कैसे ही काम करते रहो। लेकिन मान लो कि मैंने अपने घर के कुछ नियम बना दिए कि भी सुबह 7 बजे उठना है, 9 बजे नाश्ता कर लेना है, अपने अपने काम से काम रखना है, या ये काम घर का बड़ा मेंबर करेगा, ये घर का छोटा मेंबर करेगा, तो सब में जिम्मेवारियां बांट दी जाती हैं। तो इसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन भी क्या करता है, एक लिमिट तय कर देता है, एक बाउंड्री तय कर देता है, किसकी, पॉलिटिकल कम्युनिटी। और पॉलिटिकल कम्युनिटी कौन है, हमारे रिप्रेजेंटेटिव, एमपी, एमएलए, पंच, सरपंच, मेंबर, पार्षद, मेयर, सब ये क्या है, पॉलिटिकल कम्युनिटी है। इनकी बाउंड्री तय है कि भाई आप अपनी सीमा से बाहर नहीं जाएंगे, आपके हक की जो बातें हैं, आपको जो डिसाइड की गई हैं, सिर्फ आप उन्हीं दायरों में रह के काम करेंगे। फिर डिक्लेयर करता, डिफाइन करता कि नेचर एंड अथॉरिटी ऑफ द पॉलिटिकल कम्युनिटी। भी आपका नेचर क्या रहेगा पॉलिटिकल कम्युनिटी का, जैसे कि हमारे संविधान में क्या है, प्रियम्बल में क्या लिखा है, इंडिया को क्या बोला गया है, रिपब्लिक, सॉवरन, सोशलिस्ट कंट्री बोला गया है ना। तो भाई हम रिपब्लिक हैं, गणतंत्र है, लोगों के द्वारा चुना हुआ शासन है, ठीक है, सॉवरन है, हम संप्रभु है, सोशलिस्ट है कि सरकार है सभी कम्युनिटी का ध्यान रखेगी। तो ये क्या है, ये अथॉरिटी है, नेचर है हमारा गवर्नमेंट का। इट कैन एक्सप्रेस द आइडेंटिटी एंड द वैल्यू ऑफ द नेशनल कम्युनिटी। और हमारे में बताया ना है कि प्रियम्बल में आपने पढ़ा होगा ना कि भाईचारे की भावना रखनी है, सबको पॉलिटिकल राइट देने हैं, सोशल राइट देने हैं। तो वो सारी चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई हैं। जैसे पॉलिटिकल राइट हमें फंडामेंटल के थ्रू मिलते हैं, सोशल राइट है हमें वो डीपीएसपी के थ्रू मिलते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, वो बताता है, कौन बताता है, कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। इट डिक्लेयर एंड डिफाइन द राइट एंड द ड्यूटी ऑफ द सिटीजन। आपको पता है कि पार्ट 3 में कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स का जिक्र किया हुआ है कि में कुछ मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, कि कैसे कौन से हमारे अधिकार हैं जो सर्वे सर्वा हैं और सुप्रीम कोर्ट उनकी रक्षा करेगा या हमें ग्रांट करेगा, और कौन सी हमारी ड्यूटी है, ठीक है। पार्ट नेक्स्ट इसी में आगे ऐड कर दिया गया था कि भाई फंडामेंटल ड्यूटीज के बाद क्या आता है, सॉरी फंडामेंटल राइट के बाद फंडामेंटल ड्यूटी आ जाती है, डीपीएसपी भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, कि भी कैसे स्टेट है वो काम करेगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी कैसे स्टेट है वो काम करेगा, क्या क्या कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए काम करना चाहिए। इट कैन एस्टैब्लिश एंड रेगुलेट द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ द कम्युनिटी। भी कैसे एस्टैब्लिश करना है, कैसे आपने पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है वो बनाना है। प्रोवाइड और शेयर द पावर बिटवीन द डिफरेंट लेयर ऑफ द गवर्नमेंट एंड द सब स्टेट। जैसे मैंने आपको बताया कि ऊपर पार्लियामेंट है, नीचे स्टेट की असेंबली है, फिर आते हैं म्यूनसिपैलिटी, फिर आती है पंचायतें, भी कैसे पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होएगा, ये सारी चीजें कौन बताता है, ये संविधान बताता है। और ये डिमार्केट करता है रिलेशनशिप बिटवीन सेकुलर अथॉरिटी। भी हमारी जो सरकार है वो सेकुलर रहेगी, किसी एक धर्म के प्रति बायस्ड नहीं होएगी, सभी धर्मों का समान रूप से आदर करेगी। और हमारे संविधान में कहा गया है, भारत एज ए नेशन, इंडिया एज ए नेशन, इंडिया का कोई धर्म नहीं है, इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, धर्मनिरपेक्ष कंट्री है, ठीक है। अब क्वालिटीज क्या होनी चाहिए, कुछ क्वालिटीज बताई गई हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा है कि बुरा है। लेकिन देखो एक बात मैं आपको बता दूं, कॉन्स्टिट्यूशन चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, अगर उसको इम्प्लीमेंट करने वाले की नीयत साफ है तो कॉन्स्टिट्यूशन एक बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन साबित हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना लिखा गया हो, अगर उसको इम्प्लीमेंट करने वाले की नीयत साफ नहीं है तो वो कभी भी एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन साबित नहीं हो सकता, कभी भी अच्छा संविधान नहीं। लीबिया का था, ठीक है, लीबिया का कॉन्स्टिट्यूशन था, वहां का गद्दाफी ने का वहां पे क्या
या ईरान इराक में क्या चल रहा है। अब यही चीजें है ना, वे कॉन्स्टिट्यूशन लिखने से क्या होता है उसको जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जो पॉलिटिकल कम्युनिटी है, उनके थॉट्स कैसे हैं उस पर डिपेंड करता है। ब्रेविटी, कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी प्रिसाइज एंड शुड नॉट कंटेन द अनवांटेड प्रोविजंस, भी अनवांटेड प्रोविजंस नहीं होनी चाहिए। ए लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन विद टू मैनी डिटेल क्रिएट कंफ्यूजन इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ इट्स क्लोज। भी ये कह रहे हैं कि भी थोड़ा सा ब्रीफ होना चाहिए, और बहुत ज्यादा अगर क्लोज होंगे तो उनके इंटरप्रिटेशन में कंफ्यूजन हो सकते हैं। क्लैरिटी होनी चाहिए, भी जो शब्द होते हैं, जो लीगल लैंग्वेज होती है, वो प्रिविजन है, वो क्लियर होने चाहिए, वेग टर्म नहीं होनी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाऊं, इसको अदरवाइज वे में नहीं लेना है। जैसे क्या होता है कि किसी के भी ऊपर नेशनल सिक्योरिटी का कानून लगा दिया जाता है, यूएपी, यूएपीए कानून लगाते हैं, अनलॉफुल एक्टिविटीज जो करते हैं, तो उसमें देशद्रोह का जो चार्ज लगाते हैं, तो नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे आपने चार्ज लगा दिया। अब नेशनल सिक्योरिटी का नाम ले दिया आपने, लेकिन उसकी डेफिनेशन, उसकी बाउंड्रीज भी क्या है नेशनल सिक्योरिटी, उसको आगे डिफाइन ना किया जाए, तो आप किसी भी चीज में नेशनल सिक्योरिटी घुसा दोगे और किसी के भी राइट्स को आप कर्टेल कर लोगे। ठीक है, तो इस तरह से कह रहे हैं भी क्लियरिटी होनी चाहिए, कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए, अंडरस्टैंड होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन डेफिनेट मीनिंग और इट्स प्रोविजन, भी एम्बिगुअस और डिफरेंट मीनिंग है वो नहीं होने चाहिए। भी शब्द ऐसे होने चाहिए जिनका क्लियर मीनिंग हो। कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए कि पावर का डिवीजन अच्छे से बताया गया, भी राइट क्या है, ड्यूटीज क्या है, कैसे आपने क्या करना है, पावर को शेयर करना है। इससे क्या होगा, कंट्रोवर्सीज नहीं होगी। ठीक है, और लिटिगेशन है गवर्नमेंट के ऊपर, वो नहीं बढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बाहर नहीं बढ़ेगा। भाई अगर आपकी पावर एंड, कई बार कहते हैं ना सेंटर और स्टेट आपस में लड़ते रहते हैं कि अब मान लो, जैसे मैं आपको फॉर एग्जाम्पल इसका दूं, जीएसटी का एग्जांपल दूं, रिसेंटली वेस्ट बंगाल और बहुत सारे जो, जहाँ पे दूसरी पार्टी की गवर्नमेंट है, सेंटर में मान लो कि बीजेपी है, और स्टेट में वेस्ट बंगाल में कौन है, वेस्ट बंगाल में है टीएमसी है, तृणमूल कांग्रेस की सरकार है। तो वो क्या करते हैं, वो एलिगेशन लगाते हैं कि इन्होंने हमारा मनरेगा का फंड नहीं दिया, इन्होंने हमारा जीएसटी का कलेक्शन नहीं दिया। इससे क्या होता है जो झगड़े हैं वो बढ़ जाते हैं। ठीक है ना, हालांकि जो रूल्स हैं वो तो क्लियर हैं कि सेंटर जो टैक्स कलेक्ट कर रहा है जीएसटी के रूप में, वो स्टेट की जो हिस्सेदारी है वो देंगे। लेकिन कई बार क्या होता है, अपोजिशन की गवर्नमेंट होती है, तो वहां पे फाइट होती है स्टेट और सेंटर के बीच में, और इससे फिर लिटिगेशन बढ़ जाती है सुप्रीम कोर्ट। सुटेबिलिटी भी सुटेबल होना चाहिए, सबकी नीड्स और जो एस्पिरेशन है, महत्वाकांक्षाएं हैं लोगों की, वो फुलफिल करे कॉन्स्टिट्यूशन। सुटेबल टू द हिस्टोरिकल, भी हिस्टोरिकल इसमें चीजें होनी चाहिए। सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल राइट्स, जैसे मैंने आपको बताया फंडामेंटल राइट्स हैं, पॉलिटिकल राइट्स हैं। ठीक है, डीपीएसपी के थ्रू हमें सोशल राइट और इकोनॉमिक राइट्स मिलते हैं। कल्चरल राइट हमारे धर्म को लेके, कल्चर को लेके फंडामेंटल राइट्स हमें प्रोवाइड किए गए हैं। स्टेबल होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि हर कोई इसको मतलब वो कर दे, टेम्पर कर दे। तो टेम्पर करना आसान ना हो, जैसे मैंने आपको बताया ना, संविधान में अगर संशोधन करना होता है तो स्पेशल मेजोरिटी लगती है, 2/3 मेजोरिटी से चीजें पास होती हैं। कुछ सेट ऑफ कंडीशंस रखे हुए हैं कि ये फुलफिल होंगे तभी जाके संविधान के अंदर क्या होंगे, संशोधन होंगे। तो ऐसा ना हो कि हर कोई आए, दो जने मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर दे, वो चीज नहीं हो। अडेप्टेबिलिटी भी ये डायनामिक होना चाहिए, एक जगह वो नहीं होना चाहिए, स्टैटिक नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्या बोला जाता है, लाइव डॉक्यूमेंट बोला जाता है, ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट बोला जाता है, रिप्रोडक्टिव डॉक्यूमेंट बोला जाता है। क्योंकि समय के हिसाब से, ऑब्वियसली बात है ना, जब कब संविधान लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था, अपना पूरा का पूरा जो संविधान है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसके बाद कितने अमेंडमेंट हमारे हो चुके हैं, बताओ कितने अमेंडमेंट हो चुके हैं। जैसे जीएसटी का 101वां संविधान में अमेंडमेंट हुआ, तो उसके बाद कौन कौन से अमेंडमेंट अब तक हो चुके हैं। तो ये क्या है, ये क्या है कि हमारी नीड के हिसाब से हम चेंज कर पा रहे हैं, और जैसे जैसे जरूरतें होंगी आगे भी ये चीजें चेंज होती रहेंगी, हम ऐड ऑन करते जा सकते हैं। ऐसा ना हो कि संविधान में लिख दिया कि इसको कभी चेंज नहीं किया जा सकता,
जैसे है वैसे रहेगा। भाई अब टेक्नोलॉजी का जमाना है, एडवांस जमाना है, साइंस बढ़ रही है, मूव कर रही है सारी चीजें। अब हम पीछे वाली चीजों पे तो रह नहीं सकते। अब जैसे मैं बात करूँ, साइबर लॉ की बात करते हैं हम। अब साइबर फ्रॉड होते हैं, अब उन जमाने में थोड़ी ना साइबर फ्रॉड होते थे, तो उसके बारे में कोई जिक्र नहीं है, लेकिन अब हमें ऐड करना पड़ रहा है ना चीजें। तो ये वाली चीजें कि अडॉप्ट करना और इजीली है वो, हम उसमें अमेंडमेंट वगैरह है वो कर पाए। अब हम क्लासिफिकेशन की बात कर लें कि इवोल्व हुआ और एनेक्ट हुआ, अभी कैसे कैसे ग्रो हुआ और फिर कैसे कैसे बनाया गया। कहता है कि ऑन द बेसिस ऑफ द इवोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूशंस आर क्लासिफाइड इनटू इवोल्व्ड और एनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि इवोल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन इज द आउटकम ऑफ अ स्लो ग्रेजुअल इवोल्यूशनरी प्रोसेस। हमारा क्या है, हमारा भी एक तरह से इवोल्यूशनरी है ना। अभी अंग्रेज आए फिर उन्होंने सेट ऑफ लॉज बनाए और अब हैं, फिर उनमें से कुछ प्रोविजंस हमने, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने मेनली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिया। अलग अलग कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन हमने पढ़े, प्रिंसिपल्स हैं, राइट्स हैं, वो ऐड किए। और अब भी हम जैसे स्लोली स्लोली जैसे भी एवोल्यूशन हो रहा है, जैसे भी मूव ऑन हो रही हैं चीज़ें, उसके अकॉर्डिंग हम प्रोविजंस डाल रहे हैं। ठीक है, जैसे कि भाई वोटिंग एज है वो पहले 21 से 18 की गई, अब हो सकता है कि आगे 18 से 16 कर दें। मैरिज एज को डाउन करने की बात चल रही है, कहीं पे ऊपर ले जाने की बात चल रही है। तो ये सारी चीजें हैं, ये क्या है कि भाई इवोल्व हो रही हैं धीरे धीरे चीजें, और हम उनसे सीख रहे हैं, फिर उनको उन चीजों को ऐड ऑन कर रहे हैं। Enacted constitution, on the other hand, deliberately made by the Constituent Assembly or a Constitutional Council or promulgated by a king or a parliament। भी किसी ने बना दिया, अपनी मन मर्जी से कुछ भी बना दिया और वो थोप दिया, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इट प्रोविजंस आर contained in the form of a book or a document or a series of document। It is known as the conventional constitution, and the American and the Indian constitution are the गुड एग्जाम्पल्स इन दिस रिगार्ड। जैसे क्या हुआ था स्टार्टिंग में, क्या हुआ था कि जैसे अंग्रेजों ने जो कानून बनाए थे उनमें से हमने अपने उनमें उसको छोड़ो, जैसे स्टार्टिंग में जो अंग्रेज हम पे राज कर रहे थे, वो कोई भी कानून लाते थे और हम पे थोप देते थे। ठीक है, रिटन एंड द अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा कौन सा है, हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। कुछ ऐसे होते हैं जैसे ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन है, वो क्या है, अनरिटन है। हमारे पास पूरा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो डॉक्यूमेंट के फॉर्म में है, कोडिफाइड है। जैसे कि भी यूएसए का, कनाडा का, जापान का, फ्रांस का, इंडिया का, ये किसके एग्जाम्पल हैं, ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के एग्जाम्पल्स हैं। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन जैसे मैंने आपको बताया था, यूके का, न्यूजीलैंड का, इजराइल का, ये किसके एग्जाम्पल हैं, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के। मतलब आप जाके इनसे पूछोगे ना कि आपका संविधान दिखा दो, तो ये ऐसे किसी लाइब्रेरी में ले जाएंगे, देखो भी ये हमारा संविधान है। लेकिन हमसे कोई पूछे कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन दिखाए, कि हमारे पास एक प्रॉपर बुक है, कन्वेंशन है, सब कुछ है, वो हम लाके ये देखो जी ये है हमारा संविधान, एक किताब उनको दे देंगे कि ये बुक है हमारी, ये सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है। फिर क्या है, रिजिड है और फ्लेक्सिबल है। कुछ तो ऐसा होता है ना, बेबी कठोर है, जिद्दी है कि भी इसमें तो अब चेंज हो ही नहीं सकता। लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल भी है और कई जगह रिजिड भी है। हम अपनी नीड के हिसाब से उसमें मॉडिफिकेशन कर पाते हैं, तो ये फ्लेक्सिबल हो गया। रिजिड है, जैसे फंडामेंटल राइट का अगर करटेल करती है तो गवर्नमेंट इतनी आसानी से उसमें मॉडिफिकेशन नहीं कर पाएगी, तो उस जगह पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो जाता है, रिजिड हो जाता है। ये भी किस तरीके से मेथड क्या है अमेंडमेंट के, संविधान में संशोधन करने के, तो उस तरीके से संविधान को रिजिड और फ्लेक्सिबल बताया गया है। तो क्लासिफिकेशन ये किसने दी थी, रिजिड और उसकी फ्लेक्सिबल की, ये लॉर्ड जेम्स बैरिस ने दी थी। रिजिड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा हो गया कि इसको अमेंड नहीं किया जा सकता इन द सेम मैनर एज द ऑर्डिनरी लॉ। भी सिंपल साधारण लॉ के कंपैरिजन में हम इसको इस तरीके से अमेंड नहीं कर सकते। ऑब्वियस सी बात है, तो इस टर्म में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान क्या हो गया, रिजिड हो गया। भी उसके लिए से हमें स्पेशल प्रोसीजर चाहिए अमेंडमेंट के लिए, 2/3 मेजोरिटी चाहिए। और इन अदर वर्ड्स इट मेक डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड द ऑर्डिनरी लॉ। भी कौन सी संवैधानिक कानून कौन से हैं और साधारण कानून कौन से हैं, तो उसमें भी डिस्टिंक्शन होनी चाहिए। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द अदर हैंड इज वन विच कैन बी अमेंडेड इन द सेम मैनर। भी जैसे साधारण कानून आप पास करते हो, वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन के कानून भी पास करते हो, तो वो हो जाएगा फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन का दूसरा नाम इन्होंने दे दिया कि इलास्टिक कॉन्स्टिट्यूशन। भी रबड़ की तरह बताते जाओ, जब मर्जी जितना मर्जी खींच लो। तो इस तरह के जो एग्जांपल्स हैं ये यूके और न्यूजीलैंड में आपको देखने को मिलेंगे। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है जैसे कि नोन एज
इन इलास्टिक भी इतना जल्द इतनी आसानी से आप इसको अमेंड नहीं कर पाओगे जैसे यूएसए का, ऑस्ट्रेलिया का, स्विट्जरलैंड का। लेकिन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो ना तो ज्यादा रिजिड है और ना ही ज्यादा फ्लेक्सिबल है, ये सिंथेसिस है दोनों का। तो ये याद रखनी है, स्टेटमेंट देके क्वेश्चन से पूछ लिए जाते हैं। फेडरल और यूनिटरी भी हमारा फेडरल है कि यूनिटरी है? हमारा क्या है, फेडरल भी है और यूनिटरी भी है। कई जगह आपको यूनिटरी स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, कई जगह फेडरल देखने को मिलेगा। जैसे कि भी सेंटर के और स्टेट के कैसे संबंध है, वहां पे मान लो यहाँ पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के भी दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। इसी तरह स्टेट की असेंबली होती है और स्टेट का काउंसिल होती है। तो पार्लियामेंट ने पावर किसको दे दी, स्टेट की असेंबली को दे दी। स्टेट की असेंबली ने काउंसिल को भी कुछ पार्ट दी, कुछ पार्ट है वो एमसी को दी, पंचायतों को दी। तो यहाँ से आपको देख के क्या पता लग रहा है, यहाँ से आपको देख के पता लगेगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल इन नेचर भी है और यूनिटरी भी है। जैसे यूनिटरी का मैं एग्जांपल दूं, मान लो ये सुप्रीम कोर्ट है हमारा, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट है ना, हाई कोर्ट के नीचे आगे जो नीचे डिविजनल कोर्ट है ना। इससे क्या होगा, मतलब हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर मान लिया कि हाई कोर्ट ने कह दिया कि ये चीज है, इसके अलावा और कोई भी ऑर्डर है वो नहीं चलेगा। तो मतलब सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर ऑर्डर क्या हो गया, सर्वे सर्वा हो गया, मतलब वो हाई कोर्ट को मानना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा जो है चीजें क्या होगी, यूनिटरी होगी। तो यही कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लासिफाइड इनटू फेडरल और यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन इज वन विच प्रोवाइड द डिवीजन ऑफ पावर, भी डिवीजन ऑफ पावर जो देता है, जैसे कि हमारा है डिवीजन ऑफ पावर देता है ना, भाई पार्लियामेंट की अपनी पावर है, स्टेट गवर्नमेंट की अपनी पावर है। इट अनेबल देम टू ऑपरेट इन द रिस्पेक्टिव जुरिडिक्शन, ये भी हमें पता है, भी स्टेट अपनी जुरिडिक्शन में काम करेगा और पार्लियामेंट अपनी जुरिडिक्शन में काम करेगी, हाई कोर्ट अपनी जुरिडिक्शन में काम करेगा और पार्लियामेंट अपनी जुरिडिक्शन में काम करेगी। तो सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट है। यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, ऑन द अदर हैंड इज वन ऑफ द प्रोवाइड द कंसंट्रेशन ऑफ पावर, एक ही जगह कंसोलिडेटेड होगी पावर, भी एक ही जगह इकट्ठी होगी, वो किसी को दे नहीं रहा है, ठीक है, वो अपनी पावर है किसी के साथ साझा नहीं कर रहा है। जैसे फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जांपल अगर देखें, यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रशिया, ब्राजील, ठीक है। यूनिटरी का अगर देखें जैसे यूके, फ्रांस, जापान, चाइना, नॉर्वे, अदर स्टेट। और जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है मैंने आपको बताया, कई जगह ये फेडरल हो जाता है और कई जगह ये यूनिटरी हो जाता है। तो केसी वेहर ने कहा था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्वासी इन फेडरल है। स्टेटमेंट पूछ लेते हैं, क्वासी फेडरल जो स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का वो किसने कहा था, वो केसी वेहर ने कहा था। प्रोसीजरल और द पर्सपेक्टिव, जैसे कहते हैं कि एक इलियट बल्मर स्कॉलर थे, इन्होंने क्या कहा कि किस तरह का भी प्रोसीजरल तरीके से करते हैं या प्री स्क्रिप्टिव कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब कि एक पूरा लॉ ऑफ प्रोसीजर देखा जाता है या पहले से जो डिसाइडेड है उसी के अकॉर्डिंग काम चलता है। तो डिफरेंस क्या है दोनों के बीच नेचर में, कि प्रोसीजरल कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है डिफाइंड द लीगल एंड द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ द पब्लिक इंस्टीट्यूशन, सेट आउट द लीगल लिमिट्स ऑफ द गवर्नमेंट। भी प्रोसीजर के थ्रू, एक प्रोसीजर के थ्रू हमने गवर्नमेंट सेट करी है, उसकी ये जुरिडिक्शन है, ये राइट है और इसके अकॉर्डिंग ये काम करेगा। In addition to descriptive how the government function, a prescriptive constitution assume और attempt to impose, मतलब कि आपने पहले लिख दिया कि इसके अकॉर्डिंग ही काम करना है, अब इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये कुछ फीचर्स हैं, भी क्या क्या फीचर्स होते हैं। अब हम बात करेंगे भी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, इनके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे।